हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो प्रश्नावली आपकी 3.4 चल रही थी उसमें हमने 3 सवाल देख लिए थे। सवाल नंबर चौथा देखें आज। उन चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दूसरा सवाल आपसे किया कि उन चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनके विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित करते हैं, और उन चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनके विकर्ण बराबर होते हैं। तो आपने विशेष प्रकार के चतुर्भुज में कई प्रकार पढ़े थे, जिनमें समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, पतंग और समलंब चतुर्भुज। विकर्ण में परस्पर विभाजित समद्विभाजित किस किस में करते हैं? यदि आकृतियों को याद करें तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज देखें। इसमें एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है, लेकिन विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि ये टुकड़ा इसके बराबर होता है और ये भाग इसके बराबर होता है, तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज की बात करें, जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, इसमें भी एक विकर्ण बड़ा है, एक विकर्ण छोटा है, लेकिन समद्विभाजित करेंगे। बड़े वाले विकर्ण के बड़े बड़े भाग समान लंबाई के होंगे और छोटे वाले विकर्ण के छोटे छोटे भाग समान लंबाई के होंगे, यानी विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। वर्ग की बात करें तो वर्ग में दोनों ही विकर्ण समान लंबाई के होते हैं और इस कारण से चारों भाग भी समान होते हैं। तो इसका मतलब समद्विभाजन तो हुआ ही है। ये दोनों समान दो भाग, ये दोनों समान भाग, इसका मतलब समद्विभाजन इसमें भी हुआ है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत की बात करें तो आयत में विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, लेकिन समद्विभाजन तो होगा ही। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं तो और अच्छी बात यह है कि ये चारों भाग समान लंबाई के होंगे। जब विकर्ण असमान होते हैं तो बड़े भाग समान होते हैं और छोटे भाग समान होते हैं। बड़े भाग समान होते हैं, छोटे भाग समान होते हैं। जब विकर्ण खुद ही बराबर लंबाई के होंगे तो चारों भाग समान ही होंगे, तो इसको बोलते हैं विकर्ण का समद्विभाजन। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित किस किस में करते हैं? चारों में ही करते हैं। इनमें तो हम चारों के नाम लिख देंगे। समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया। अब दूसरा आपसे ये पूछा है कि परस्पर लंबवत समद्विभाजित किस में करते हैं विकर्ण? लंबवत समद्विभाजन का मतलब होता है कि विकर्णों के बीच में समद्विभाजन के साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी बनना चाहिए। तो समचतुर्भुज होता है, उसमें भी लंबवत समद्विभाजन होता है, यानी विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत रहते हुए एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। वर्ग में भी ऐसा ही होता है। 90 डिग्री पर विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। एक कोने में यदि आपको 90 डिग्री का कोण दिखाई देगा तो यहां पर दोनों विकर्णों के बीच में चारों भागों में 90 डिग्री का कोण होगा। यहां पर भी चारों भागों में 90 डिग्री का कोण होगा। तो आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। तो एक तो बात आप याद रखेंगे समचतुर्भुज की, और एक बात याद रखेंगे वर्ग की। जिनमें चारों भुजाएं समान होती हैं उन्हीं में विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। उन चतुर्भुजों के नाम बताइए जिनके विकर्ण बराबर होते हैं। तो विकर्ण बराबर किस में है? एक तो वर्ग में है और एक आयत में है। समांतर चतुर्भुज में बड़े छोटे होते हैं, समचतुर्भुज में भी बड़े छोटे होते हैं। तो वर्ग में और आयत में विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, यानी विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है। किसी के दिमाग में ये विचार आ सकता है कि जो पतंग होता है उस पतंग में आप देखेंगे एक विकर्ण बड़ा होता है, एक विकर्ण छोटा होता है। तो बड़े वाला विकर्ण छोटे वाले विकर्ण का लंबवत समद्विभाजन करता है, यानी विकर्णों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है,
छोटे वाले विकर्ण के दो समान भाग होते हैं, लेकिन बड़े वाले विकर्ण के दो समान भाग नहीं होते हैं, तो परस्पर लंबवत समद्विभाजित नहीं करते। जबकि हम ये बोल सकते हैं कि बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को लंबवत समद्विभाजित करता है। बड़ा विकर्ण छोटे विकर्ण को लंबवत समद्विभाजित करता है, लेकिन दोनों एक दूसरे का समद्विभाजन नहीं करते हैं। जैसे इसमें इस विकर्ण ने इस विकर्ण के दो बराबर भाग बनाए और इस विकर्ण ने इस विकर्ण के दो बराबर भाग बनाए, तो इनको बोलेंगे परस्पर लंबवत समद्विभाजन। इसमें नहीं बोल सकते परस्पर लंबवत समद्विभाजन, क्योंकि एक विकर्ण के दो बराबर भाग बन जाएंगे, लेकिन इस विकर्ण में एक भाग बड़ा होगा और एक भाग छोटा होगा, तो दोनों विकर्णों के दो समान भाग नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका था सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 देखते हैं। आयत एक उत्तल चतुर्भुज क्यों है, समझाइए। आयत एक उत्तल चतुर्भुज क्यों है, समझाइए। तो उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी विकर्ण अंदर ही रहें, कोई भी विकर्ण आकृति के बाहर ना जाए, तो उस चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। तो आयत जो आकृति होती है, आप इसमें देखें, आयत में आप दो विकर्ण खींच सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। दोनों विकर्ण इस आयत की बाउंड्री के यानी सीमा के भीतर ही रहेंगे, कोई भी विकर्ण इस सीमा के बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम उत्तल चतुर्भुज। आयत को उत्तल चतुर्भुज बोल सकते हैं। वास्तव में तो ये भी उत्तल चतुर्भुज है वर्ग, ये भी उत्तल चतुर्भुज है, ये भी उत्तल चतुर्भुज है, ये भी उत्तल चतुर्भुज है। जिस चतुर्भुज में विकर्ण सारे अंदर ही रहते हैं तो उसको हम उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो आयत के दोनों विकर्ण आयत के अंतर्भाग में स्थित होते हैं और इसी कारण से यह उत्तल चतुर्भुज कहा जा सकता है। तो सवाल नंबर 6 है, उसमें यह बताया आपको कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तथा समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु O है। समझाइए कि O A B तथा C से समदूरस्थ क्यों है। ठीक है, और मदद के लिए क्या किया गया है, एक बिंदु रेखा से शीर्षों को आपस में मिला भी दिया गया है। देखें, यह समकोण त्रिभुज ABC है। समकोण यानी B के सामने वाली भुजा AC का मध्य बिंदु लिया गया O। समकोण B बिंदु पर बना हुआ है, समकोण के सामने वाली भुजा है AC, AC का मध्य बिंदु लिया गया। मध्य बिंदु का मतलब दोनों भाग बराबर, तो मध्य बिंदु O हो। तब हमें यह सिद्ध करना है कि O A B और C से समदूरस्थ है, यानी O की A बिंदु से दूरी, B बिंदु से दूरी और C बिंदु से दूरी समान है। इसके लिए आपको एक सहायता दी है। बिंदु D से C को मिलाया गया, A को मिलाया गया और O को मिलाया गया और एक आयत बना दिया गया है। आप इसे आयत देख सकते हैं। ठीक है, तो विकर्ण बन जाएगा BD और एक विकर्ण है AC। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दिया गया है कि O AC का मध्य बिंदु है। अब O यदि AC का मध्य बिंदु हो तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि AO भाग बराबर होगा CO भाग के, यानी दोनों भाग बराबर होंगे। विकर्ण के गुणधर्म से हम जानते हैं कि आयत में विकर्ण समान लंबाई के होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि विकर्ण के ये जो 4 भाग हैं ये समान होंगे, क्योंकि विकर्ण समान लंबाई के हैं, छोटे बड़े नहीं हैं। तो इसका मतलब ये चारों ही भाग समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में बिंदु रेखाओं के साथ यदि आयत ABCD को देखा जाए तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण लंबाई में समान भी होते हैं। तो इसका मतलब ये चारों ही भाग समान हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि OA भाग बराबर होगा OB भाग बराबर होगा OC भाग और बराबर होगा OD भाग, यानी ये चारों ही भाग समान होंगे। अब चारों भाग समान हो गए तो इसका क्या मतलब है
ये दूरी बराबर ये दूरी बराबर ये दूरी। तो इसका मतलब ओ बिंदु से ए, बी और सी की दूरियां समान हैं। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ओ से ए, बी और सी की दूरियां समान हैं। कम शब्द में हम ये लिख सकते हैं कि समदूरस्थ हैं। मतलब बिंदु ओ ए, बी तथा सी से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। समदूरस्थ का मतलब बिंदु ओ ए, बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट कर लेना है। आपकी ये प्रश्नावली 3.4 खत्म हो चुकी है। अध्याय नंबर 4 है, वो हम कल शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।